ठीक है, अब यार स्टडी करते हैं कंडक्टर्स, ठीक है ना। तो कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करते हैं, है कि नहीं, ये सभी बातें। तो वो सबसे पहले जो है कंडक्टर्स, जो नाम ही कंडक्टर्स क्यों है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, है कि इनमें चार्जेस जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं। और रीज़न क्या है, क्योंकि इनमें जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एटम के पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है थ्रू आउट द कंडक्टर फ्रीली मूव कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कंडक्टर्स पे क्या होता है, इनके पास लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। फ्री का मतलब है वो मूव कर सकते हैं, कहाँ पे, इनसाइड कंडक्टर, लेकिन सरफेस को लीव नहीं कर सकते, ठीक है ना। मीन्स कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट कंडक्टर या मेटल जो भी है, बट कांट लीव सरफेस। सरफेस को लीव करके नहीं जा सकते, है ना। किस वे में सरफेस को लीव करके नहीं जा सकते, हवा में नहीं जा सकते। मतलब ये जो है वो कंडक्टर है, मान लो कोई भी, और ये इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये मूव करता करता यहाँ से जो है वो बाहर भाग गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इसके टच में अगर दूसरा कंडक्टर लाओगे तो उस कॉन्टैक्ट की वजह से उस एटम से उस दूसरे एटम पे ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन वो कॉन्टैक्ट पे होंगे तब, ठीक है। तो उस केस में फिर ये दोनों एक ही कंडक्टर का पार्ट हो जाएंगे, जब टच हो जाएंगे तो फिर वो इस कंडक्टर से इस कंडक्टर पे जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं से भी, मतलब यहाँ से वो जंप आउट कर जाए अपने आप, ऐसा नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो अब क्या होगा अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो कंडक्टर को, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी कैसी भी शेप का ले लो, मान लो स्फेरिकल ले लेते हैं, ठीक है ना। पूरा नहीं बना है बट स्टिल कैसा भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और ये जो है वो है ई आउटसाइड, मान लो जो भी है, ठीक है। अब होगा क्या, इनके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, कंडक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन है ना, और वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज है तो उन पे फोर्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो किस डायरेक्शन में फोर्स महसूस करेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन जो इधर मूव करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उन पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंडक्टर तो न्यूट्रल था ना, तो नेट चार्ज तो ज़ीरो रहना चाहिए। कहाँ से आए हैं ये, किसी न किसी एटम को छोड़ के आए होंगे, और जिस एटम को छोड़ के आए हैं वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज मिडल में क्यों नहीं हो सकता, वो भी बात करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, जब तक बीच में जो इलेक्ट्रॉन की कमी तो है नहीं बीच में, है ना, कंडक्टर में खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जब तक मिडल में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो तब तक वो इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। ओके, अब हुआ क्या, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अपनी एक इंड्यूस चार्ज आ गया, ये है कि नहीं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इसकी वजह से एक पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होगी, जिसको हमने बोला क्या, ई इंड्यूस। ओके, तो ई इंड्यूस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। ओके, अब अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, पहले सिर्फ ये थी ई एक्सटर्नल जो थी, अब जो है अंदर जो है वो ई इन भी होगी, तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नेट, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मान लो, ठीक है। तो ई नेट जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, ई नेट जो है वो होगी एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, है कि नहीं, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इंड्यूस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई माइनस ई इंड्यूस हो जाएगी। अब
अगर मान लो ई नेट ज़ीरो नहीं है कि नहीं, तो ई नेट ज़ीरो नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पे और फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिवली चार्ज है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो अब और इलेक्ट्रॉन उधर मूव करेंगे, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतना ज़्यादा जो है चार्ज इंड्यूस होगा, और उतना ज़्यादा चार्ज इंड्यूस होगा उतनी ज़्यादा ई इन होगी, तो ई इन की वैल्यू बढ़ेगी तो ई नेट घटेगा। तो ये कब तक मूव करते रहेंगे, जब तक ई नेट जो ज़ीरो नहीं हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कब रुकेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, कब जाना रुकेगा, जब इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और इस पर कोई फोर्स कब नहीं लगेगा, जब ई नेट जो ज़ीरो हो जाएगा अंदर, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर देखें तो फिगर आउट अब कुछ ऐसा हो गया होगा, ठीक है। मान लो यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी एक्सटर्नल, ओके, अंदर जो है वो ज़ीरो होगी। अभी ये करेक्ट फिगर नहीं है, करेक्ट फिगर मैं बनाऊंगा, वो बताऊंगा क्या होगा। अभी ये जो है वो रफ है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, वो भी देख लेते हैं क्यों। तो एक तो ये बात होगी। अब ये जो है ये हमेशा हर कंडक्टर की बात है कि हर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तब तक मूव करेंगे जब तक जो है उन पे नेट फोर्स ज़ीरो ना हो जाए, और वो अपनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करते रहेंगे, अपने आप को एडजस्ट करते रहेंगे, ठीक है, इधर से उधर, ताकि अंदर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए। तो फिर इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करना बंद कर देंगे, तो वो जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। अब न्यूट्रल कंडक्टर से यहाँ तक पहुँचने में जो है वो बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है, कोई ज़्यादा बड़ा जो है वो टाइम नहीं लेता, ओके। तो एक तो ये प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के अंदर जो है बल्क में जो वो ज़ीरो होती है, ओके। अब ये देख लेते हैं कि ये इंड्यूस चार्ज जो हो क्या अंदर हो सकता है, यहाँ पे मिडल में क्यों नहीं हो सकता है। जब हमने कहा अंदर जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि मान लो कोई भी ये कंडक्टर है, ओके, तो इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है, इसमें रखा था ये। तो अब क्या हुआ, इस पे चार्ज आ गया। अब जो भी इंड्यूस चार्ज है, हमें पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी कंडक्टर के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं गॉसियन सरफेस चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, और जस्ट सरफेस के अंदर हो, मतलब ये वाला। तो इससे क्या होगा कि अगर मुझे पता है कि इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे, जो सरफेस के जस्ट इनसाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है ना। तो इसका मतलब फिर मैं अगर ई डॉट डी ए इवेलुएट करूँ क्लोज सरफेस में, तो वो क्या आना चाहिए, ज़ीरो, क्योंकि हर पॉइंट पे ई ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है, ये क्यू इन बाई एप्सिलॉन के इक्वल है। तो इसका मतलब क्यू इनसाइड क्या होना चाहिए, ज़ीरो। अगर ये क्वांटिटी ज़ीरो है तो इसका मतलब क्यू इनसाइड क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो इसका मतलब नेट चार्ज जो है कंडक्टर के अंदर ज़ीरो होना चाहिए। तो कंडक्टर के बल्क में कोई भी चार्ज नहीं होगा, सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब जितना भी कंडक्टर को चार्ज दोगे वो सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा या सरफेस पे रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, और ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट होगा कि जो है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो ज़ीरो हो जाए बल्क में, ओके। अच्छा, अगर कैविटी हो तो फिर क्या हो, मान लो ये तो सारे में था, अगर ऐसा हो तो सरफेस का मतलब कि जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाए, मान लो ये कंडक्टर है और उसके अंदर ये कैविटी है, ओके। अब ये इनर सरफेस ये भी है, तो क्या यहाँ पे चार्ज हो सकता है कि नहीं। मान लो मैंने बाहर चार्ज दे दिया, कुछ भी चार्ज दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो मान लो बाहर चार्ज है, क्या अंदर भी चार्ज हो सकता है। बात ये है कि अंदर चार्ज है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें नहीं पता अंदर है या नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, इसमें जो है बल्क में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होगी। तो बल्क का मतलब है ये पोर्शन, ओके। अगर मैं गॉसियन सरफेस ऐसे चूज़ कर लूँ जो बल्क में है, ये मैंने गॉसियन सरफेस चूज़ कर लिया,
तो इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, तो इसका मतलब यहाँ इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो। तो अगर इसके थ्रू फ्लक्स ज़ीरो है तो इसके अंदर क्यू नेट क्या होना चाहिए, ज़ीरो। ओके, तो अगर मान लो तो इसके अंदर जो क्यू नेट ज़ीरो है तो इसका मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, है कि नहीं। अगर अंदर कोई चार्ज आ जाए प्लस तो फिर क्यू नेट ज़ीरो नहीं रह सकता ना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप एक्सटर्नल चार्ज यहाँ रख दो प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू आ जाए, वो भी देख लेंगे हम कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। तो ये बात हुई कि इनर सरफेस पे भी नहीं जाएगा, जितना का जितना चार्ज है वो आउटर सरफेस पे जो है वो आ जाएगा। अगर कंडक्टर को आप कितना भी चार्ज दोगे तो आउटर सरफेस पे रिजाइड करेगा सारा का सारा। तो ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। तो कंडक्टर के अंदर नेट ई नेट ज़ीरो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होती है। जो है चार्ज जो है वो सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर के सरफेस पे जो चार्ज है वो हमेशा चार्ज जो है वो कंडक्टर के सरफेस पे होगा। और सरफेस पे भी क्या, आउटर सरफेस लिखना चाहिए आपको, आउटर सरफेस पे। ओके, नंबर 3 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो उनको लेके है क्या कि मान लें अपने पास जो है वो हमें पता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो ये कंडक्टर है, एक रीजन है कंडक्टर पूरा, ओके। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, बाहर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो का मतलब क्या है, अगर मैं एक चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाऊँ तो उसमें मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए और बी में जो है कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा अगर मैं एक चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाऊँ। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही कोई भी तीसरा पॉइंट ले लो सी, तो इन सभी पॉइंट्स में का जो अंदर है किसके, कंडक्टर के अंदर जो है उन सभी का पोटेंशियल जो है वो सेम है। तो ये एक इक्वी पोटेंशियल रीजन है, ओके। तो कंडक्टर क्या है, एक इक्वी पोटेंशियल रीजन। सरफेस भी क्या इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, हाँ इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, बट वो भी देख लेते हैं कैसे। कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ना हो तो क्या होगा। जस्ट मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, कोई कर्व्ड सरफेस है, उस छोटा सा पार्ट है सरफेस का, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मान लो इस पोजीशन पे वो किसी एंगल पे है, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस के, ओके। तो इस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये अलोंग द सरफेस होगा टेंजेंट टू द सरफेस, और एक सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ओके। तो ये एंगल थीटा है, तो एक ये कंपोनेंट होगा ई कोस थीटा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन सरफेस पे होगा वो ई कोस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स महसूस करेगा। इस डायरेक्शन में करेगा तो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं सकता है, सरफेस को लीव नहीं कर सकता, दैट्स द होल पॉइंट, है ना। तो वो मूव नहीं करेगा अगर ई परपेंडिकुलर है तो, लेकिन ई पैरेलल के सरफेस के पैरेलल हो जाए तो लेकिन सरफेस पे तो मूव कर सकता है वो, तो वो कभी मूव करता रहेगा। तो ऐसे वो कभी रुकेंगे ही नहीं इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, एक जगह कभी रुकेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कभी अचीव होगा ही नहीं, ओके। तो उस केस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, कंडक्टिंग सरफेस के, ओके। तो उस केस में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूँ कि मान लो ये जो है वो कंडक्टर है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, और इसमें जो है वो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आ रही थी, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी। तो हम जो ड्रॉ करेंगे वो करेंगे कि यहाँ पे जो है प्लस चार्ज आ गया होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस इंड्यूस हो गया होगा, अगर पहले न्यूट्रल था तो, नहीं उल्टा कर दिया क्या, उल्टा कर दिया यार, ये जो है वो ये माइनस चार्जेस इधर आएंगे, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, इधर प्लस आएंगे। तो उनको तो वैसे ही ब्लैक स्केच पेन से प्लस कर देते हैं, ठीक है।
तो अब नेगेटिव पे ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होंगी, तो लेकिन वो जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएंगे ऐसे, ये 90 डिग्री एंगल होगा। ओके, तो ये जो है वो सीधा ही 90 है, ये थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पे जो है वो ऐसे ही ये ओरिजिनेट होंगी परपेंडिकुलरली, और इससे जो बाहर वाली होंगी वो थोड़ी सी ये जो है ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ओके, या कंडक्टर जो है रखा होगा तो ओके। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, तो कंडक्टर्स जो है वो इक्विपोटेंशियल रीजन होता है, तो कंडक्टिंग सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी। तो कंडक्टिंग सरफेस के जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी। तो ये था कंडक्टर। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कंडक्टर के बारे में, कि जैसे मान लेते हैं हमें जो है पोटेंशियल, अगर मैं कोई भी चार्ज दे देता हूँ कंडक्टर पे, तो हम पोटेंशियल निकाल चुके हैं हर उसकी वजह से, कि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ यहाँ पे ओके एक कंडक्टर है और यहाँ पे चार्ज क्यू है, प्लस क्यू। इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे कुछ माइनस चार्ज आ गया होगा, है कि नहीं। और ये डिस्टेंस मान लो सेंटर से डिस्टेंस जो है इसकी रेडियस r है, और यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो 4r कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्लस चार्ज आ गया होगा, यहाँ कुछ माइनस चार्ज आ गया होगा, इधर इस सरफेस पे कुछ प्लस चार्ज होगा, ठीक है। तो अब ये क्या है कि मान लो मुझे फाइंड आउट करना, इक्विपोटेंशियल रीजन है, ये तो बात समझ आती है। तो जो यहाँ से का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा। तो अगर मैं सेंटर के पोटेंशियल की बात करूँ, सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, तो V, ये मान लो C है, तो V एट C क्या होगा। तो सभी चार्जेस की वजह से हमने पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी कंसीडर की थी, तो सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाल लेते हैं और फिर देख लेते हैं वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा। प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, सिंपली के क्यू बाय 4r, दैट्स इट, डिस्टेंस 4r है, प्लस अब इस कंडक्टिंग सरफेस के जो चार्ज इंड्यूस है, तो इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा। तो अगर देखें तो भले ही ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो कि नेगेटिव कितना है पॉजिटिव कितना है, ये पता है कि पहले न्यूट्रल था तो इक्वल एंड अपोजिट होगा, जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया होगा तो एक नेगेटिव चार्ज जो है उधर से उधर गया तो उधर पॉजिटिव रह गया होगा। अब ये चार्ज भी सरफेस पे है, तो मतलब डिस्टेंस r से है, तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज भी डिस्टेंस r पे है और पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज भी डिस्टेंस r पे है। तो अगर मैं मान लो चार्ज q इंड्यूस हुआ है, ठीक है, यहाँ माइनस क्यू है उधर प्लस क्यू है, ओके, उस सरफेस पे, तो माइनस क्यू की वजह से क्या होगा पोटेंशियल, माइनस के क्यू बाई आर, क्योंकि r डिस्टेंस दूर है, प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, प्लस के क्यू बाई आर, तो टोटल क्या हो गया 0। किसकी वजह से, इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कहाँ पे, सेंटर पे, ओके, तो इसका मतलब 0। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई आर। अब मुझे निकालना हो कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, मान लो तो ये पॉइंट है A, ओके, तो मुझे निकालना है V एट A क्या होगा, ओके, तो V एट A क्या होगा, तो जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल वहाँ का होगा, तो वो भी के क्यू बाई 4r हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे निकालना हो कि V एट A ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ओनली,
सिर्फ इंड्यूस चार्जेस की वजह से मैं यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ओके। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी ए इंड्यूस। तो जो इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल है, मतलब जितना भी चार्जेस इस कंडक्टर पे इनकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा। अब इसको करने का तरीका ये है कि इस प्लस चार्ज की वजह से निकाल सकता हूँ मैं कितना होगा। अगर ये डिस्टेंस देखें यहाँ से, तो टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल कितना है, नेट पोटेंशियल तो इतना है कि क्यू बाई आर, और सभी चार्जेस की वजह से है। तो प्लस क्यू चार्जेस की वजह से कितना है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है ये 4r है, ये r है, तो ये हो जाएगा कितना 16 और 17, तो ये जगह √17r, ठीक है। तो वी ए क्या है, वी ए जो है वो सिंपली इसकी वजह से, क्यू चार्ज की वजह से है। तो क्यू चार्ज की वजह से कितना है के क्यू बाय √17r, ठीक है। प्लस किसकी वजह से, इस वी ए इंड्यूस चार्ज की वजह से। पहले सेंटर पे इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल 0 था, ओके। तो मुझे क्या निकालना है, वी ए इंड्यूस निकालना है। क्या वी ए पता है, हाँ ये तो यही होगा जो सेंटर पे है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो वी ए एट, तो पोटेंशियल एट ए ओनली ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस कितना है, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर या 4r माइनस के क्यू बाय √17r। तो ये हो जाएगा सिंपली के क्यू बाय आर 1/4 माइनस 1/√17, ओके। तो ये तो कैलकुलेशन में जो भी वैल्यू आएगी। तो अब पता लग गया कैसे करना है। मैं यहाँ भी पूछ सकता हूँ यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे है कि नहीं, इस पॉइंट पे भी पूछ सकते हैं, इस पॉइंट पे भी पूछ सकते हैं, इंड्यूस चार्जेस की वजह से पूछ सकते हैं, सिंपल उनकी वजह से पूछ सकते हैं। अब नेट फोर्स भी ज़ीरो है कि नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, तो किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स भी ज़ीरो है। तो कई सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिर्फ इस चार्ज की वजह से कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिर्फ स्फीयर की चार्ज की वजह से कितना होगा, कहीं पे भी, है ना। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो जितना इसकी वजह से होगा उतना ही उसकी वजह से होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो ई नेट ज़ीरो हो पाएगा, ओके। तो ये जो था कंडक्टिंग पार्ट था। अब जो है हमें क्या पता है कि जैसे हमें ये पता है कि चार्ज जो है, अगर कोई भी चार्ज ले लें हम प्लस क्यू, ठीक है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो अगर मैंने प्लस क्यू चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ए जो है, ए से बी जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा। तो अगर मैं प्लस चार्ज को यहाँ से रिलीज़ कर देता हूँ तो वो ए से बी की तरफ मूव करेगा, तो इसका मतलब वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो चार्ज जो है फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा ना, तो नेगेटिव चार्ज वो लोअर से हायर पोटेंशियल जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी मतलब है क्या कि हमेशा चार्ज ऐसे मूव करेगा ताकि उसकी एनर्जी जो है डिक्रीज़ करे, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करे, ठीक है। तो वी ए जो है वो बड़ा है ग्रेटर देन वी बी से, तो ये यहाँ से यहाँ गया, तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा, वी बी माइनस वी ए इनटू क्यू। तो अगर क्यू पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी जो नेगेटिव होगी, तो डेल्टा यू जो है वो चेंज जो है नेगेटिव होगा, है कि नहीं। और यही होना चाहिए क्योंकि सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, क्यू नेगेटिव होता, तो ये रिवर्स हो जाता प्रोसेस, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होता तो बी से ए मूव करता। तो नेगेटिव चार्ज के केस में क्या लिखते हैं, डेल्टा यू क्या लिखते हैं, डेल्टा यू आप लिखते सिंपली, वो बी से ए मूव करता तो आप लिखते वी ए माइनस वी बी इंटू माइनस ऑफ क्यू, क्योंकि वो चार्ज जो है नेगेटिव है। तो ये क्वांटिटी भी अब नेगेटिव होती है क्योंकि वी ए बड़ा है वी बी से, तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव होती है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होता है। तो दोनों ही केस, अब दोनों चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, प्लस इधर माइनस इधर, लेकिन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है, तो चेंज इन पोटेंशियल दोनों में नेगेटिव है।
हाँ, पॉजिटिव चार्ज हाइयर से लोअर पोटेंशियल जो है वो मूव करता है, दैट्स द पॉइंट। तो ये आपको याद रखना है। अब होगा क्या और कब तक मूव करेगा वो भी दे, जब तक पोटेंशियल जो है सेम नहीं हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपके पास दो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर हैं, ठीक है, ये एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस जो है वो मान लेते हैं r है, एक दूसरा कंडक्टर है जिसकी रेडियस जो है वो 2r है, ठीक है। इस पे मैंने मान लो चार्ज दे दिया, टोटल चार्ज q, ओके, इस पे जो है वो q चार्ज है। अब मैंने इन दोनों को टच किया, तो टच किया तो दोनों का अब चार्ज यहाँ से यहाँ जो है वो फ्लो हो जाएगा, क्या हाफ हाफ चार्ज फ्लो हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी है, देखते हैं क्या कंडीशन है। चार्ज यहाँ से यहाँ तक कब फ्लो होगा, अगर मान लें इन दोनों को टच कर दें, ये ऐसे टच कर दिए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ चार्ज कब तक मूव करेगा, जब तक ये हाइयर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो हाइयर से लोअर मूव करेगा। अब फिलहाल यहाँ पे चार्ज ज़ीरो है, तो पोटेंशियल क्या होता है सरफेस पे, अगर सरफेस का पोटेंशियल देखें तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, के क्यू बाय आर, वही सरफेस है, स्फेरिकल शेल मान सकते हो इसको क्योंकि सरफेस पे ही चार्ज है पूरा। के क्यू बाय आर इसका पोटेंशियल है सरफेस का, और इसका पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो। तो ये हाइयर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो हाइयर से लोअर कॉन्टैक्ट में लाओगे तो मूव करेगा चार्ज। कब तक मूव करेगा, जब दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। फिर हमने टच करके इसको वापस हटा दिया, ओके। तो अब हटा दिया तो उस केस में क्या हुआ, यहाँ पे कुछ चार्ज क्यू से क्यू, मान लो क्यू यहाँ पे यहाँ से मूव करेगा, तो इस पे कितना बचा होगा, क्यू माइनस क्यू, और इस पे कितना आ गया होगा, क्यू। अब मुझे फाइंड आउट करना है फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इसकी रेडियस क्या थी, r, इसकी रेडियस क्या है, 2r। तो अब इसके सरफेस का पोटेंशियल देखें तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, k क्यू माइनस क्यू बाय r, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, उसके, तभी दोनों का जो पोटेंशियल इक्वल होगा, तभी तो ये जो है चार्ज जो है वो तभी तो जाना रुकेगा फ्लो करना। तो फाइनली इसका पोटेंशियल उसके इक्वल है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाय 2r सरफेस का, ओके। तो यहाँ से अगर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, यहाँ से अगर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये जगह 2q माइनस 2q इक्वल टू क्यू, तो 3q, तो क्यू की वैल्यू आई 2/3q। तो इतना चार्ज जो है वो वहाँ से वहाँ फ्लो कर गया होगा। तो इस पे 2/3q होगा, इस पे 1/3q बचा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 3 बॉडी दे देंगे, मान लो इस पे चार्ज इतना है, इस पे चार्ज इतना है, इस पे चार्ज इतना है, तो ये ABC है, ठीक है। तो पहले A और B को टच किया, तो A और B को टच किया तो पहले A और B का पोटेंशियल सेम होगा। फिर मान लो जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उनको फिर B और C को टच किया, तो फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ हुआ इन पे, है ना, एक्सचेंज हुआ चार्ज। फिर A और C को टच किया तो फाइनल सबका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो 1 बाय 1 यही जो है प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। तो दो का जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करते हुए चलना है। अब कई बार जो है वो ये क्वेश्चन होता है कि मान लो अपने पास ये कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि स्फेरिकल शेल है, दो स्फेरिकल शेल हैं। अब तक तो एक के अंदर एक नहीं है, मान लो अब एक के अंदर एक कोसेंट्रिक है, ठीक है। इसकी रेडियस जो है वो r है, या a भी मान लो, कुछ भी नहीं होता, ये r1 कंसिडर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाहर वाले की रेडियस जो है वो r2 है। मैंने क्या किया कि इस पे चार्ज जो है वो मान लो Q है, ओके, और बाहर वाले पे चार्ज जो कैपिटल Q था। मैंने क्या किया कि एक कनेक्टिंग वायर ली, ठीक है, और अंदर वाले को बाहर वाले से कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। तो अब चार्ज मूव कर सकता है यहाँ से यहाँ या वहाँ से यहाँ, डिपेंड करता है किसका पोटेंशियल हाइयर है किसका लोअर है।
ठीक है। तो बताना है कि फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये अंदर वाला चार्ज जो है पूरा का पूरा बाहर सरफेस पे चला जाएगा, भले ही क्यू की वैल्यू कुछ भी हो। तो ये शो करना है कि ऐसा क्यों होगा। तो पहले पोटेंशियल लिखना सीखते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि किसी भी कंडक्टिंग, हमने पढ़ा है ना यार, स्फेरिकल शेल है जैसे, उसके बाहर चार्ज क्यू है, तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, उसकी रेडियस आर है, तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल जो है वो के क्यू बाय आर होता है, ठीक है। उसके अंदर कितना होता है, उसके अंदर भी सेम होता है, के क्यू बाय आर। थ्रू आउट जो है स्फेरिकल शेल के अंदर जो है वो पोटेंशियल सेम होता है, और वो वही होता है जो सरफेस पे है, ओके। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों सरफेस को मैंने अटैच कर दिया, तो कंडक्टिंग वायर से जो है वो चार्ज फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ तक, ओके। और जो है तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। ये बात समझ आती है, ओके। तो अब मान लेते हैं क्यू प्राइम जो है वो चार्ज फ्लो कर गया, तो फाइनल सिचुएशन क्या है। मान लो अंदर से बाहर चला गया, बाहर से अंदर चला गया, मान लो ये यहाँ से यहाँ क्यू प्राइम जो है वो चार्ज फ्लो कर गया। अब फाइनल सिचुएशन क्या है, अब सिचुएशन ये है कि अंदर रेडियस r1 है, यहाँ पे चार्ज कितना है, q माइनस क्यू प्राइम, और बाहर चार्ज कितना है, q प्लस क्यू प्राइम, ओके। तो अब दोनों का सरफेस का पोटेंशियल जो है इक्वल करना है, तो ये रेडियस r1 है, ओके। अगर यहाँ का देखें, इस सरफेस का पोटेंशियल देखें पहले, तो इस सरफेस का पोटेंशियल देखें बाहर वाले का, तो क्या होगा, तो इसको सरफेस मान लेते हैं, ये 1 है, ये सरफेस 2 है, तो सरफेस 1, तो v1 पोटेंशियल क्या होगा, v1 का पोटेंशियल होगा पहले बाहर वाले चार्ज की वजह से, जो बाहर है उसकी वजह से वो है के, टोटल चार्ज है q प्लस क्यू प्राइम डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है, r1 r, दोनों ही r1 आ गए, ये r2 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो यार, ये r2 ले लो, तो ये सरफेस 1 ले लो, ये 2 ले लो, तो ये जो है 2 सरफेस पे है, ठीक है। तो k1 बाई r2, तो ये क्या हो जाएगा, इस बाहर वाले चार्ज की वजह से इस पे, अंदर वाले चार्ज की वजह से, तो अंदर वाले चार्ज की वजह से वे पॉइंट जो बाहर लाई करता है स्फेरिकल शेल से, तो मैं इसको जो पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकता हूँ सेंटर पे। तो इसकी वजह से वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, वो सिंपली हो जाएगा प्लस के क्यू माइनस क्यू बाय, इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, r2, तो के क्यू बाय r2, ओके। v1 क्या है फर्स्ट सरफेस पे, तो पहले बाहर वाले की वजह से देखते हैं, बाहर वाले के अंदर लाई करता है ये सरफेस, है ना, तो उसके अंदर जो है पोटेंशियल वही होगा उसकी वजह से जो उसके सरफेस पे होगा। तो इसके जैसे हमने यहाँ देखा था कि इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा, वही जो इसकी वजह से इसके सरफेस पे है, तो इसके सरफेस पे जो है वो इसकी वजह से वो है के क्यू प्लस क्यू प्राइम बाय r2, तो ये सेकंड वाले चार्ज की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे इस सरफेस पे पोटेंशियल, ओके। अब इस सरफेस पे इस वाले चार्ज की वजह से क्या होगा, तो इसके सरफेस पे लाई करता है, तो प्लस के क्यू माइनस क्यू प्राइम बाय r1, इसकी सरफेस की रेडियस r1 है इस स्फीयर की। इन दोनों को इक्वल पुट करना है, तो इन दोनों को इक्वल पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये टर्म तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसका मतलब ये टर्म इसके इस टर्म के इक्वल है, तो मतलब के क्यू माइनस क्यू प्राइम बाय r2 इक्वल टू के क्यू माइनस क्यू प्राइम बाय r1। तो ये आया, तो यहाँ से अब क्या है कि के तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अब क्यू माइनस क्यू प्राइम भी तुम कैंसिल आउट कर दोगे, तो उससे फिर क्या आ जाएगा, ऐसे कैंसिल आउट कर दोगे तो फिर 1/r2 इक्वल टू 1/r1 आ जाएगा, है ना। और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि r1 r2 हमने चूज़ किया और उन दोनों की वैल्यू अलग है, तो ये गलत है, ठीक है ना, ऐसा नहीं करते। तो q माइनस क्यू प्राइम कैंसिल नहीं हो सकता, उसका रीज़न मैं बताऊँगा। तो इसको अगर मैं उधर ले आऊँ, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, वैल्यू है, हमें पता है कितनी होती है। तो यहाँ से इसको यहाँ ले आए तो q माइनस क्यू प्राइम जो है वो कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा 1/r2 माइनस 1/r1 इक्वल टू 0। तो ये टर्म 0 है,
तो या तो ये टर्म ज़ीरो होनी चाहिए अगर ये पूरी टर्म ज़ीरो, तो या ये टर्म ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये तो ज़ीरो हो नहीं सकती क्योंकि R1 इक्वल टू R2 है नहीं, हमने चूज़ किया है ये, तो इसका मतलब ये टर्म जो ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये कब ज़ीरो होगी, इसका ये तब ज़ीरो होगी जब Q इक्वल टू Q प्राइम होगा। ओके, तो इसका मतलब जितना चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है वो पूरा का पूरा चार्ज Q है, और ये इस वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता कि Q की वैल्यू क्या थी, है कि नहीं, कहीं आया नहीं कैलकुलेशन में, ऑलवेज हमेशा पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफ़र होगा। तो ये क्यों नहीं कर सकते थे, ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है, क्योंकि Q इक्वल टू Q प्राइम है तो Q माइनस Q प्राइम ज़ीरो है, तो अब ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल आउट नहीं कर सकते, है कि नहीं। ऐसे तो फिर ये कर सकते हो ना आप, 0 इंटू 2 इक्वल टू 0 इंटू 3, ट्रू तो ये भी है क्योंकि 2 इंटू 0 भी 0 है, 3 इंटू 0 भी 0 है। अब यहाँ से 0 को 0 कैंसिल आउट कर दोगे तो 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा, वो परमिसिबल नहीं है ना, 0 डिवाइडेड बाई 0 जो है वो नॉट डिफाइन है, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो हम यहाँ कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे क्योंकि ये जो है 0 थी क्वांटिटी। तो ये जो है वो स्टार्टिंग पार्ट है कंडक्टिंग का। तो आगे जो है हम कैपेसिटर वगैरह पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट पढ़ेंगे, तो उसमें जो है वो देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।